फिज़िक्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बहुत इम्पोर्टेंट वाला, ये मैंने आपको थोड़ा रॉन्ग करवा दिया था। इट वाज माय फॉल्ट। मैंने u और v में मेरा कन्फ्यूजन हो गया था। एक्चुअली हमें u निकालना है, v नहीं। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द v, सॉरी u। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द u, नॉट v। ओके, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर v के जगह पर होगा -50, तो -1/50 होगा। और फिर यहाँ पर प्लस, नहीं यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए, हाँ, -1/u, और बाकी का 1/u। फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा 3 माइनस, हाँ, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर होगा आंसर -200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ही कैन क्लियरली सी अप टू 200 सेंटीमीटर्स। ओके, तो थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर तुमको u निकालना है। u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होने से उसको क्लियरली दिखेगा। अगर उसका लेंस, उसका जो चश्मा है, उसका पावर अगर 1.5 डायोप्टर है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से उसको दिखेगा क्लियरली। ठीक है, वो हमें निकालना था, तो u निकालना था। v हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था -50। ओके, वैसे तो मायोपिक आई के लिए u कितना होता है, -∞। बट क्योंकि यहाँ पर ये -∞ नहीं है, हमें यहाँ पर निकालना है कि ऑब्जेक्ट को वो कितना दूर तक देख सकता है अगर उसके पावर जो है लेंस का, मतलब चश्मे का, वो इतना डायोप्टर हो जाए तो। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द u हियर। सो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन तुम कर लो, सॉरी फॉर दैट। और बाकी का यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको कर लेना है, और बाकी का आपका आंसर हो जाना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अभी असली मुद्दे पर बात करते हैं। तो हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, 2 डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या क्या? पहला हाइपरमेट्रोपिया, फिर मायोपिया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेसबायोपिया। तो आइए प्रेसबायोपिया की बात करते हैं। तो प्रेसबायोपिया एक ऐसा कंडीशन होता है ह्यूमन आई का, जब एक ह्यूमन आई दूर के चीज़ों को भी नहीं देख पाता और पास के चीज़ों को भी नहीं देख पाता। ठीक है, मतलब उसके पास, उसके आँखों में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का दोनों का असर होता है, डिफेक्ट होता है। ठीक है, विच कैनॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स as well as far off objects। मतलब दूर के चीज़ों को देखने में भी उसको प्रॉब्लम होगा, मतलब क्लियरली वो नहीं देख पाएगा, ब्लर विजन होगा। और पास के ऑब्जेक्ट को देखने में भी उसको क्या होगा, तकलीफ़ होगा। ओके, तकलीफ़ होगा उसको, तकलीफ़ फ्रॉम ए डिफेक्ट नोन एज प्रेसबायोपिया। तो तब इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसका नियर पॉइंट, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पास, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो वो अपने आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, वो अपने आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। इससे अगर पास हो जाता है, अगर 24 सेंटीमीटर होता है, तो धीरे धीरे वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, धीरे धीरे ब्लर होता जाता है वो ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा औकात के बाहर देख सकता है, मून देख सकता है, सन देख सकता है। लेकिन इस स्टेट में वो इन्फिनिटी नहीं रहता, फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है। सपोज़ अभी 1 मीटर दूरी देख सकता है वो, या फिर 2 मीटर, या फिर 3 मीटर, या फिर 10 मीटर। ठीक है,
लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा, मतलब वो सूरज चांद इसको क्लियरली नहीं देख पाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट को वो पहले 25 सेंटीमीटर दूर से देख पा रहा था, अभी वो उसको 26, 27 फिर क्या होगा, रुको 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 30 सेंटीमीटर, तो इतना डिस्टेंस से वो देख पाता है। ठीक है, इसके बाद अगर चला जाता है, अगर 29 हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, तो दोनों ही डिफेक्ट्स एक साथ होते हैं प्रेसबायोपिया वाले डिफेक्ट में। इसके कॉजेज़ क्या क्या है, इसका कॉज क्या है, ये होता क्यों है ना। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज़, पहला रीज़न है ये एजिंग के वजह से होता है। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा, जो लोग थोड़े एजड हैं, मतलब आपके दादी दादी माँ, आपके दादाजी, उनको ये डिफ़ेक्ट ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एज। ठीक है, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में ही ऐसा प्रेसबायोपिया ज़्यादातर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, जिन मसल्स ने आपके आँखों के लेंस को पकड़ के रखा है वो वीक हो जाता है। ठीक है, आर वीकेंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसका, हमारे आई लेंस का, ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस, मतलब आई लेंस, क्रिस्टलिन आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई डिक्रीजेस। हमारे आँखों का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब कैसे तो कम ही हो जाता है, जिससे कि सिलियरी मसल्स के एक्शन से भी वो क्या होते हैं, वो ना मोटा होता है और ना पतला होता है। और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से प्रेसबायोपिया होता है। ओके, तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई में सिलियरी मसल जब एक्सपांड होते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं, तब लेंस मोटा हो जाता है, यू नो दैट। ठीक है, और जब ये स्ट्रेच होते हैं, जब ये स्ट्रेच होता है तो लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो लेंस फ्लेक्सिबल है इस स्टेट में, लेकिन जब वो एज हो जाता है, ओल्ड एज हो जाता है, तब सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाते हैं। तो वीक होने के कारण ये मोटा हो जाता है लेंस। ठीक है, और जब ये स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेच होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है, मतलब लेंस इतना ज़्यादा पतला नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे कि दूर का ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता और पास का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली नहीं दिखता। अच्छा, ह्यूमन आई ऑफ द डिक्रीजेस विथ एज, with age of the person। ठीक है, एज के वजह से धीरे धीरे सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है अपने आई लेंस का वो भी कम हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन आई is unable to see the near object as well as far या फिर distant object clearly। ठीक है, so this is the reason behind the प्रेसबायोपिया। तो ये हो गया प्रेसबायोपिया। अभी करेक्शन कैसे करें, ठीक है, हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, इसको करेक्ट करने का एक तरीका है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है इस प्रेसबायोपिया में। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अपने दादाजी का जो चश्मा आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तो उनके चश्मे में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ऐसा कुछ एक पार्ट होता है और यहाँ पर एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे चश्मों को हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, चश्मे जो
चश्मे में जो लेंस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस, जिसमें कॉनकेव लेंस भी यूज़ होता है और कन्वेक्स लेंस भी यूज़ होता है। तो कनकेव यूज़ होता है ये वाइट वाला पोर्शन में दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सॉरी पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और कन्वेक्स जो कि रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन यूज़ होता है पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो दिस डिफेक्ट कैन बी corrected by using a bifocal lens। by using a मत लिखो, by using bifocal lenses। ठीक है, a मत लिखो, सिंगुलर लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लूरल ही लिखो। द अपर पार्ट और अपर सरफेस of bifocal lens consists of a concave lens। दूर का देखने के लिए, है ना, दूर का देखने के लिए। एंड कॉमा से लिखो, दिस पार्ट enables the person to see दूर के objects means distant objects clearly, distant objects clearly। और जो लोअर सरफेस होता है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भाई और क्या ही कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो बाईफोकल लेंस, तब आपको दिख जाएगा। जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, और कन्वेक्स हमें पास का देखने में मदद करता है। दिस पार्ट enables the person to see nearby objects क्लियरली। तो करेक्ट करने का एक ही तरीका है, बाईफोकल लेंस का यूज़ कर सकते हैं। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, ऊपर का पार्ट कनकेव लेंस का यूज़ हो, कनकेव लेंस का बना होता है जिससे हम दूर का देख सकते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है जिससे हम पास का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अनदर टर्म दैट इज़ कैटरैक्ट। नाउ व्हाट इज़ अ कैटरैक्ट? कुछ नया नया सुना टर्म लगता है आई गेस आप लोगों को। कैटरैक्ट ये चीज़ है क्या, और ये चीज़ है क्या, है ना। ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जब किसी एक पर्सन का जो आँख का जो लेंस है वो बहुत ही क्लाउडी हो जाता है। मतलब क्या क्लाउडी, मतलब क्या, उसके ऊपर ये जो लेंस है, सपोज यहाँ पर एक लेंस है, इसके ऊपर कुछ क्लाउडी कुछ क्या बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। ओके, आँखों के लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है जो क्या करता है, धुंधला आपको दिखता है आपको धुंधला आपको दिखता है। ठीक है, तो जब भी आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब नोटिस करोगे कि आप धुंधला देख रहे हो, ठीक है, तो समझ जाओ कि आपके आँखों के लेंस में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसी मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट का फॉर्मेशन होना एक्चुअली द मेडिकल कंडीशन। इनफैक्ट ये एक्चुअली बहुत ही डेंजरस होता है, डेंजरस। ठीक है,
अगर कैटरैक्ट फॉर्मेशन बंद नहीं हुआ तो ये पूरे लेंस को धुंधला कर देगा, मतलब पूरे लेंस के ऊपर ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका पूरा जो विज़न है वो लॉस हो जाएगा, मतलब देख नहीं पाओगे, आप अंधे हो जाओगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस अपार्ट फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई के डिफेक्ट से भी डेंजरस है कैटरैक्ट। अगर ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू कैन से कि ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, तब भाई आप यू कैन लॉस द टोटल विजन of the eye. So the medical condition in which the lens of the eye of a person progressively of a person becomes progressively cloudy, resulting in blurred vision। आपका जो विजन होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा, मतलब धुंधला धुंधला आपको दिखेगा। ओके, इस कॉल्ड कैटरैक्ट। इसी मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट जो है ये होता किस लिए? एज आई सेड, कैटरैक्ट डेवलप्स when the eyelens of a person becomes cloudy due to the formation of a membrane over it। एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, यू नो मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन जैसा टाइप का, तो पतला सा, पतला भी हो सकता है, कभी कभी मोटा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट देगा आपकी आँखों को। ठीक है, इतना कुछ नॉलेज तो मेरे पास है नहीं, बस इतना जानता हूँ कि भाई ये मेम्ब्रेन जो है ये पूरा यू कैन से पर्दा जैसा है, पर्दा, ठीक है ना, पर्दा जैसा है, धीरे धीरे करके आपके आँखों को पूरा ढक देगा, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन ओवर इट एंड देन कैटरैक्ट decreases the vision of the eye gradually। तो धीरे धीरे जो कैटरैक्ट है ये आँखों के विजन को धीरे धीरे हौले हौले करके डिक्रीज, कम कर देगा। ठीक है, इट कैन इवन लीड टू total loss of vision of the eye। कैटरैक्ट के कारण ऐसा भी हो सकता है कि पूरे आँखों का विजन ही चला जाए। ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है। और इसको रिस्टोर करने का एक ही तरीका है, सर्जरी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कैटरैक्ट हुआ तो आपको सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, लेज़र सर्जरी, आई गेस लेज़र सर्जरी, हाँ भाई इतना मैंने सुना तो है ऐसा कुछ। ठीक है, लेज़र से ही उस कैटरैक्ट, मतलब उस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि लेज़र लाइट यू नो वेरी वेरी पावरफुल होता है, तो उससे ही इस मेम्ब्रेन को आई गेस हटाया जाता है। ठीक है, इतना भाई मैं मेडिकल के बारे में इतना नहीं जानता, आई एम मीडियोकर इन बायोलॉजी। ओके, सो इतना कुछ बायोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, बट जितना है उतना ही आई गेस एनफ है मेरे लिए। ओके, सो इट कैन बी, द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओ सॉरी डिस्ट्रॉयड नहीं, क्या बोल रहे हो, डिस्ट्रॉयड की बात करूँ, डिस्ट्रॉयड आ गया लिखने
रिस्टोर्ड, कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कैटरैक्ट। ठीक है, सर्जरी से ही इसको ठीक किया जा सकता है, दूसरा कोई सेकंड हैंड ऑप्शन नहीं है। और एक और इंफॉर्मेशन मुझे याद आया कि जो लेंस है वो टोटली ओपेक बन जाता है, मतलब हमारा जो आई लेंस है वो कैटरैक्ट से मतलब इतना ढक जाता है कि वो ओपेक बन जाता है, मतलब उससे लाइट जो है वो पास नहीं हो पाता। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि इस ओपेक लेंस को वो रिमूव कर देते हैं हमारे आँखों से, मतलब हमारे आँखों के लेंस को वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है हमारे आँखों में। ठीक है, मतलब भगवान का दिया हुआ जो हमारा ओरिजिनल आई लेंस है वो रिमूव कर देते हैं और बदले में एक सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा एक आर्टिफिशियल नया लेंस वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसीजर है जिससे कि कैटरैक्ट को टोटली रिस्टोर किया जा सकता है। ओके, या फिर कुछ केसेस में जब कैटरैक्ट का जो ग्रोथ है, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो इतना ज़्यादा भी ढक नहीं पाया है वो आई लेंस को, तब वो लेज़र लाइट का वो लेज़र सर्जरी कुछ ऐसा टाइप का वो यूज़ करते हैं टू रिमूव द मेम्ब्रेन ऑफ द आई लेंस। ओके, ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रिज्म। अभी हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। सो आई होप आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा अपने स्कूल के लेबोरेटरी में, कुछ ऐसा शेप का वो होता है, लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा शेप का ही तो होता है ना वो। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा होता है। अच्छा भाई, ऐसा ही तो होता है ना, जो भी हो। सो इट इज़, तो जो भी हो कोई बात नहीं। तो प्रिज्म जो है ये भी एक ग्लास स्लैब की तरह ही है, लेकिन ग्लास स्लैब नहीं है। ओके, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। वी विल फिगर इट आउट लेटली। A prism is also a transparent, is a homogeneous, okay, homogeneous transparent रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो ग्लास स्लैब जैसे रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, वैसे ही प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट, जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब की तरह, वैसे एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ग्लास का ही बना होता है ये भी, बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल plane surfaces inclined at some angle। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रिज्म और ग्लास स्लैब के बीच में डिफरेंस। तो ग्लास स्लैब होता है रेक्टेंगुलर शेप का, जस्ट लाइक दैट, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का होता है अपना ग्लास स्लैब। ओके, जस्ट लाइक दैट, पतला होता है, मैंने मोटा बना दिया तो थोड़ा पतला होता है, और पतला, बस इतना होता है, और इतना दूर नहीं जाता एक्चुअली, इतना तक ही जाता है। ओके, तो ग्लास स्लैब में एक्चुअली क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है ये, तो जो प्लेन सरफेसेस है, मतलब ये एक प्लेन सरफेस है इसका, ये वाला एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस, अच्छा, जो सरफेसेस है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाला सरफेस देखो, नीचे वाला सरफेस, और ये ऊपर वाला सरफेस देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है,
अब सिमिलरली ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस और ये वाला फेस भी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ग्लास स्लैब प्रिज्म से अलग है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, प्रिज्म में पैरेलल नहीं होता फेस, क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो एक्चुअली रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के फेस से बना होता है। तो तुम गौर से देखोगे तो देखो प्रिज्म दिखने में कुछ ऐसा होता है। मैं स्कीमेटिक थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये ऐसा, फिर ऐसे पैरेलल, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो एक प्रिज्म है। तो तुम प्रिज्म में देख सकते हो, तुम अगर इस फेस को लेते हो, तुम सपोज इस फेस को लिया तुमने और इस वाले फेस को लिया, ओके, तो क्या एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों? जी नहीं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है बात। अच्छा, अब सपोज हमने ये वाला फेस लिया और ये वाला नीचे वाला फेस लिया, तो ये भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, ऐसे लाइन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नॉन पैरेलल है। सिमिलरली अगर मैं अभी ये वाला साइड, ये वाला फेस और फिर से ये वाला फेस लेता हूँ, तो तुम फिर से देखने को मिलेगा कि ये सरफेस ऐसा है और ये वाला सरफेस ऐसा है, तो दोनों क्या है, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऐसा एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसमें एटलीस्ट की 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस हो, यहाँ पर 3 नॉन पैरेलल हैं, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये वाला सरफेस, तो 3 सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, मतलब कि नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो ये है प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म में ही ऐसा पॉसिबल है, ग्लास स्लैब तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ग्लास स्लैब में तो भाई पैरेलल है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन है कि नॉन पैरेलल होना पड़ेगा, तब जाके हम प्रिज्म कहलाएगा इसको, है ना। तो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का स्पेशलिटी है, जिसमें कि 2 प्लेन जो है वो, सॉरी 2 सरफेस जो है वो नॉन पैरेलल है, एक्चुअली 3 है नॉन पैरेलल। तो फिर हम बात करने वाले हैं, प्रिज्म कैन हैव एनी नंबर ऑफ सरफेसेस बट द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड अनदर सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज़ टू कम आउट आर नॉन पैरेलल। तो प्रिज्म के तो भाई अनगिनत नंबर ऑफ सरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला देखो, कैन हैव एनी नंबर ऑफ सरफेसेस, मतलब 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब जिस सरफेस से लाइट एंटर हुआ है, मतलब इंसिडेंट है, और जिस सरफेस से लाइट निकल रही है, वो 2 सरफेस नॉन पैरेलल होने पड़ेंगे, तब जाके हम कहेंगे कि भाई ये प्रिज्म है। जैसे कि एक प्रिज्म में तुम देख सकते हो, दिस इज़ वन प्रिज्म, तो सपोज इसका 2 सरफेस है, ये इसका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ओके। तो सपोज लाइट जो है, वाइट लाइट घुसी इस तरफ से, सपोज अच्छा रेड कलर का लाइट घुसा इस तरफ से, अच्छा रेड कलर का लाइट नहीं, ग्रीन कलर का देता हूँ, ठीक है। सपोज ग्रीन कलर का लाइट घुसा इस तरफ से, तो घुसने के बाद जिस सरफेस से वो निकलेगा, तो देखो घुसा किस सरफेस से, इस सरफेस से, और निकला किस सरफेस से, इस सरफेस से। तो क्या दोनों सरफेसेस पैरेलल है? जी नहीं, एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है, तो नॉन पैरेलल है। तो ये एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म होने के कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि इसके एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए, मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए जो रिफ्रैक्ट करे लाइट को, और ये इंक्लाइंड हो एक दूसरे से, एक कुछ एंगल बनाकर। अब अगर मैं ग्लास स्लैब का बात करूं, तो ग्लास स्लैब में क्या था, देखो ग्लास स्लैब में मैं 3D डायमेंशन में इसको ड्रॉ करता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो लाइट रे यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, करने के बाद अभी क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो प्लेन सरफेस दोनों है, मतलब जहाँ से लाइट घुसी है
और जहाँ से लाइट निकली है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए ये प्रिज्म नहीं कहलाता, ये ग्लास स्लैब है। ओके जी। तो प्रिज्म होने के लिए जहाँ से लाइट घुसी है वहाँ से जहाँ से लाइट घुसी है और जहाँ से लाइट निकली है दोनों नॉन पैरेलल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तब जाके ये प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म होने के दो कंडीशन तो मिल गए हैं। अब देखो, द टू नॉन पैरेलल surfaces participating in refraction of light are called refracting surfaces। तो जो surfaces, तो सपोज़ यहाँ पर हमने एक डायग्राम ही कर लेता हूँ, ठीक है, तो अच्छा होगा। इट विल बी बेटर इफ़ आई ड्रॉ अ डायग्राम। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। तो आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं और बस इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, एक छोटा साइज़ का एक बड़ा साइज़ का, स्लाइटली बड़ा। अरे यार ये बैंड हो जाता है ना, ये लो, कहाँ गया, ये लो। ठीक है, और यहाँ से ये तो डॉटेड होगा, तो यहाँ पर ये डॉटेड मैं ड्रॉ कर देता हूँ और ये वाला लाइन भी डॉटेड होगा। ठीक है, अब ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, अब आपको समझने में इजी होगा। देखो, तो सपोज़ लाइट जो है अपना यहाँ से घुसने के बाद थोड़ा रिफ्रैक्ट किया, फिर यहाँ से बाहर निकल गया, है ना। तो जो सरफेसेस रिफ्रैक्शन का काम कर रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कि देखो, ये वाला सरफेस क्या कर रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन कर रहा है लाइट रे को, और ये वाला सरफेस भी क्या कर रहा है, इसको रिफ्रैक्ट कर रहा है, किसको, इस लाइट रे को। तो ये दोनों सरफेसेस को हम क्या कहेंगे, इस दोनों सरफेसेस को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है जी। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। सो जिस लाइन पर जहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस एज को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये अपना रिफ्रैक्टिंग एज है। क्यों? बिकॉज इसमें ये वाला जो प्लेन सरफेस है ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, ये वाला सरफेस ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो इनके बीच में जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों सरफेसेस यहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस एज को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। क्लियर है भाई? अब तुम कहोगे भाई क्या ये भी रिफ्रैक्टिंग एज है? जी हाँ, ये इस वाले प्लेन सरफेस का और इस वाले प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एज है। ठीक है, क्या मैं ये वाला कह सकता हूँ कि ये भी एक रिफ्रैक्टिंग एज है? जी हाँ, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग एज है, इस वाले एज का, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का और इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 3 रिफ्रैक्टिंग एज हमें देखने को मिला, है ना। अच्छा, अब क्या बाकी है? द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये जो अपना एंगल है, ठीक है, ये जो अपना एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म इज ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रिज्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, सपोज हमने क्या किया, इस प्रिज्म को ऐसे काट दिया बीच में से, तो हमें जो सेक्शन मिलेगा वो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। उसका जो फेस होगा वो आपको ट्राइंगल मिलेगा, एक फेस ट्राइंगल मिलेगा, 2 फेस मिलेंगे ट्राइंगल आपको। ठीक है, तो जब भी तुम इसको जैसे भी तुम इसे काटो, तुम यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, ठीक है, यहाँ से मतलब प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपली यहाँ से और यहाँ से काटो, तुमको मिलेगा क्या? तुमको उसका जो फेस है वो ट्राइंगल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही तो है इस वाले चीज़ पर, है ना। अब प्रिज्म के इसको हम कहते हैं बेस, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब बेस ये भी हो सकता है,
लेकिन बेस डिपेंड करता है कि तुमने इसको रखा कैसे। अगर तुमने इस वाले साइड को ऐसे रखा है, ज़मीन पर रखा है या फिर कहीं बुक पर रखा है या फिर टेबल पर रखा है तो ये बन जाएगा बेस। लेकिन सपोज तुमने टेबल को ऐसे रखा तो वो सभी तुमने इस वाले पार्ट को टेबल में रखा, टेबल के साइड में रखा, तो ये बन जाएगा अपना बेस। या फिर तुमने इस वाले साइड को रखा टेबल के अलॉन्ग तो ये बन जाएगा अपना बेस। ठीक है, तो बेस डिपेंड करता है कि तुम इसको रखते कैसे हो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे रखा तो ये वाला जो साइड है वो बन जाएगा क्या, बेस। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो एक ग्लास प्रिज्म से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होता है वो आज हम देखेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो ग्लास स्लैब है उसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हम यूज़ करने वाले, प्रिंसिपल सेक्शन यूज़ करने वाले। मतलब ग्लास प्रिज्म को बीच में से डिवाइड या फिर काटने के बाद जो ट्राइंगल फेस मिलता है हम उस ट्राइंगल को सिर्फ ड्रॉ करेंगे, हम बाकी का 3D शेप ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ 2D ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर का लाइट। तो आप बोलोगे क्या वाइट कलर एक सिंगल कलर है? जी नहीं, वाइट इज़ नॉट ए सिंगल कलर, वाइट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विबजियोर। ओके, सो वाइट इज़ नेवर ए सिंगल कलर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। लेकिन सिंगल कलर कौन है फिर? सिंगल कलर है अपना रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, इसके बाद ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, हाँ, इसके बाद ब्लू। ये सारे के सारे सिंगल कलर हैं, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है जी, तो चलिए इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं एक अच्छा सा जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैंने जगह बना ली है। आपको सिंपली एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। आइसोसेलेस भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ठीक है। ओके, दिस इज़ ए ग्लास प्रिज्म। इसको हमने नाम दे दिया भाई ABC। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब BC जो है अपना बेस है। ठीक है, इस प्रिज्म का बेस है BC। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम कहीं से भी एक इंक्लाइंड इंसिडेंट रे लेंगे। हम ऐसा परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, हम थोड़ा इंक्लाइंड लेंगे। सपोज हमने यहाँ से एक लाइट रे लिया, ठीक है, इंक्लाइंड। अब ये लाइट रे जो है सिंगल कलर का है, कोई भी कलर का, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, सिंगल कलर का लिया है हमने। तो इस वाले इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं E। ठीक है, अच्छा बाद में देंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो डॉटेड लाइन में होगा नॉर्मल, यू नो दैट। ठीक है, डॉटेड लाइन में हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है। तो अभी इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपना, इसका नाम देते हैं हम E। ओके, इसका नाम देते हैं हम E। अब ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिकॉज नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू नो दैट। अब नॉर्मल का नाम देते हैं इसको N और इसको N डैश। ओके, इसको तो छोटा कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए यहाँ पर, इसको N डैश नाम दे दिया। ओके, अब लाइट क्या करेगी, लाइट, अच्छा देखो, बाहर एयर है, बाहर एयर है, रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है। तो यू नो दैट चैप्टर 9 में आपको पढ़ा लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कि जब रेयर टू डेंसर जाता है लाइट रे तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा लाइट रे, तो नॉर्मल की तरफ उसने बेंड किया है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया है। देखो, इसको जाना था ऐसे,
इसको जाना था कुछ ऐसे, देखो मैं इसको दिखा देता हूँ डॉटेड लाइन्स में, समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसको जाना था कुछ ऐसे, है ना, इसको कुछ ऐसे जाना था जी, लेकिन अब ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे ना जाकर अभी ये ऐसे जा रहा है, तो ये बैंड हो चुका है। लेकिन बैंड किस तरफ हुआ है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो एरो देना मत भूलना, एरो देना मत भूलना, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक नॉर्मल फिर से ड्रॉ करने वाले हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनेगा नहीं तो, ठीक है। ये लो, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन में होता है, ओके। अब अच्छा, एक और बात है मैं कहना भूल गया। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसका नाम दे देते हैं, एम, इसका इस पॉइंट का नाम देते हैं एम डैश, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम एच, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अच्छा, अब क्या, अब ये लाइट, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये फिर से क्या करेगी, बेंड करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब किस तरफ बेंड करेगी, क्या ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, क्या ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, क्या ये नॉर्मल के पास से गुजरेगा, क्या ये नॉर्मल के पास से गुजरेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा। तो तुम देखो, डेंसर से जब रेयरर मीडियम, मतलब वो एयर है ये, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो लाइट रे क्या करता है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेगा ये ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर भागेगा ये। तो ये हो गया अपना एक और रे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो एंगल इमर्जेंट रे, इसका नाम क्या है, ये इमर्जेंट रे, ये इमर्ज आउट हुआ है कहाँ से, इस प्रिज्म से। तो ये जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, ये नॉर्मल है अपना, ये अपना नॉर्मल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। यू नो दैट, ग्लास स्लैब में भी था। अच्छा, इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं भाई अपना, इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम अब क्या करने वाले हैं, हम इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करने वाले हैं, यहाँ तक बैकवर्ड डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करने वाले हैं। अब जहाँ पर जाके ये मीट करता है, ठीक है, जहाँ पर जाके इसने मीट किया उस पॉइंट को हमने जी मान लिया, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो एक्स वाई जेड, लेकिन ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे का पाथ है और ये जो इमर्जेंट रे का जो पाथ है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, और इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, ओके। सो दिस इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से, ओके। और कई बुक्स में इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, ओके। डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब लाइट रे जो है वो कितना मुड़ा है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जिस रास्ते से इंसिडेंट रे जाने वाला था, अब वो उस रास्ते से नहीं जा रहा है, बल्कि वो अभी इस रास्ते से जा रहा है। तो इस रास्ते और इस रास्ते में जो एंगल बना है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। मतलब कितना ज़्यादा मुड़ा है वो लाइट रे, दिस इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो आपको याद करने हैं। और हाँ, ये वाला एंगल अपना एंगल ऑफ, ये है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, डोंट फॉरगेट दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब मैं आपको लिख देता हूँ, तो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपका इजी हो जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ पीई क्या है, इंसिडेंट रे है,
इंसिडेंट रे। फिर EF क्या है? EF है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और FS क्या है? FS है इमर्जेंट रे, मतलब जो रे प्रिज्म से बाहर निकल के आए हैं, है ना, बाहर निकल के आई है या आया है। ओके। और एंगल A जो है कैपिटल A, वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके। इसके बाद और भी बहुत कुछ टर्म्स बाकी हैं। एंगल I का मतलब यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल स्मॉल r इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल E का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, यह हमने ग्लास स्लैब में भी देखा था। और एंगल कैपिटल D मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब कितना मुड़ा है। ओके, जिसको डेल्टा भी लिखा जाता है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। ओके जी, ठीक है, ये है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो, लेट ABC बी द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। मान लेते हैं ABC जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का, ठीक है, मतलब ट्राइंगल वाला पार्ट है। ए रे ऑफ लाइट PE इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट P जो है वो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB पर इंसिडेंट है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB है, AB क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस पर इंसिडेंट रे PE है, इंसिडेंट है उसके ऊपर। द इंसिडेंट रे PE इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर, so it bends towards the normal, you know that, and goes along EF inside the glass prism। तो क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो बेंड करेगा टूवर्ड्स नॉर्मल, और फिर वो EF के अलॉन्ग में along EF it will go inside the glass prism। तो EF क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, द रिफ्रैक्टेड रे EF अगेन सफर्स रिफ्रैक्शन एट F। तो पॉइंट F में फिर से इस रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज डेंसर से फिर से रेयर में जा रहा है ना। तो यहाँ पर लिखो क्या है? एंड नाउ इट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड हैंस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग FS, और FS से वो ट्रैवल करके जाएगा, ठीक है। इस FS क्या है? इमर्जेंट रे। द रे FS इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, यू नो दैट, मैं लिख दिया है अभी। और क्या है? The angle made by emergent ray with the normal is called angle of emergence, you know that. The angle between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो, ये अपना इंसिडेंट रे था और ये अपना इमर्जेंट रे था, इनके बीच में जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Now we are going to talk about dispersion of light। लाइट का डिस्पर्स, अच्छा, एक और बात, यहाँ पर लाइट का किसी प्रकार का डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, याद रखो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओनली रिफ्रैक्शन, नथिंग एल्स। लेकिन डिस्पर्शन जो टर्म है, डिस्पर्शन, अच्छा, और एक बात, तुम जब नोटिस करोगे तो जो लाइट रे है वो बेस की तरफ बेंड हो रहा है। तुम गौर से देखो, लाइट रे को जाना था इस तरफ से, लेकिन वो बेस की तरफ मुड़ा, है ना। देखो, बेस की तरफ मुड़ रहा है वो, नहीं तो उसको नहीं तो वो ऐसे जा सकता था, बेस से दूर भाग सकता था, नहीं, लेकिन नहीं, वो बेस की तरफ आ रहा है। और सेम यहाँ पर देखो, ये इमर्जेंट रे भी क्या आ रहा है? बेस की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। देखो, ये जा सकता था ऐसे, लेकिन ये बेस की तरफ आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप डायग्राम करोगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हो, आपका डायग्राम गलत हो भी जाता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि नहीं भाई,
मेरा लाइट रे तो भाई बेस की तरफ आ जाना चाहिए, ये तो बेस से दूर जा रहा है, मतलब मेरा डायग्राम रॉन्ग है। ऐसे आप इसको फिर से मेमोराइजेशन रिकैप कर सकते हो कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, अगर आपने गलत किया है। ओके, तो जब भी कुछ होगा वो बेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैं बेस के पास जाएगा, बेस की तरफ जाएगा। ओके, अब आते हैं डिस्पर्शन के ऊपर। डिस्पर्शन आपने क्लास 7 में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। The band of 7 colors formed on a white screen when beam of white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light। तो एक फिनोमिनन होता है, ठीक है, जिस फिनोमिनन में वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है, मतलब वो टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है किसमें? इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो इसके कंस्टिट्यूएंट कलर मतलब इसमें ये जिस कलर से बना है, वाइट लाइट किस कलर से बनाए हो, जैसे 7 कलर से बनाए, उस 7 कलर्स में ये क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और ये जो बैंड हुआ है 7 कलर्स का, ये एक वाइट स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। एंड व्हेन बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू, अच्छा, जब ये 7 कलर का बैंड हमें दिखता है वाइट स्क्रीन में, और कब दिखता है? जब हम वाइट लाइट का एक बीम को क्या करते हैं, एक ग्लास प्रिज्म से पास करवाने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मतलब 7 कलर्स को हम दूसरी तरीके से स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम में 7 कलर मौजूद हैं वो है ये। ठीक है, विबजियोर जिसे हम कहते हैं। ओके, अब हम आपको डिस्पर्शन का डायग्राम दिखाते हैं। ओके, कि डिस्पर्शन एक्चुअली में होता कैसे है। डायग्राम देखोगे तो समझ में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आपको आ जाएगा कि डिस्पर्शन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अभी थोड़ा मैंने मोटा सा ट्राइंगल, थोड़ा सा मोटा वाला आउटलाइन वाला ट्राइंगल लिया है। सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक वाइट लाइट लिया, देखो ऐसे वाइट लाइट लिया। ठीक है, एकदम इंसिडेंट है प्रिज्म के ऊपर। सो दिस इज़ ए वाइट लाइट, ए बीम ऑफ वाइट लाइट। ओके, और ये अपना प्रिज्म है, और ये प्रिज्म का बेस है। ओके, अब मैंने क्या बोला था, ये लाइट रे बेस की तरफ आकर्षित होगा, तो ये बेस की तरफ थोड़ा मुड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो देखो इसको जाना तो था कुछ ऐसे, लेकिन अभी जा रहा है कुछ ऐसे, तो बेंड हुआ है, तो रिफ्रैक्शन तो हुआ ही है। ठीक है, फिर ये टूटेगा, यहाँ पर आने के बाद ये रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्शन भी होगा। तो ये जो वाइट लाइट है फिर से टूटेगा, टूटने के बाद 7 कलर्स में डिवाइड होगा। देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये 6 कलर नहीं 7 कलर उसका है ना। तो तुम यू कैन सी कि एक बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट से 7 कलर्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या मैं इसको 7 कलर दिखाऊं? इट विल बी बेटर एक्चुअली। तो सबसे ऊपर होता है रेड, इसके बाद होता है अपना ऑरेंज। तो ऑरेंज आएगा, ये देखने सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऑरेंज कलर जो है ना, एक्चुअली इसको ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, बेटा ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज 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 ऑरेंज, क्या मैं ऑरेंज ले लूँ? अच्छा, ऑरेंज जो है वो मैं थोड़ा ढूंढता हूँ। हाँ, ये है अपना ऑरेंज। सो दिस इज़ ऑरेंज। ओके, इसके ऑरेंज के बाद येलो। येलो तो भाई अपना कॉमन सा चीज़ है भाई, आ जाओ येलो भाई साहब, येलो येलो। इसके बाद ग्रीन। ग्रीन तो ग्रीन 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 कहाँ हो, ये वाला ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। इसके बाद ब्लू। ब्लू होगा कुछ ऐसा कलर का, ब्लू होगा कुछ ऐसा। ब्लू कलर का कलर कुछ ऐसा होता है एक्चुअली, इसका डीप कलर चाहिए मुझे। हाँ, ये वाला ब्लू लेते हैं।
एक्चुअली विल इट बी ब्लू? नो, इट इज़ नॉट ब्लू एक्चुअली। मैं ब्लू ये लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए ये लेता हूँ ब्लू, ठीक है। ये मैंने ब्लू लिया है। इसके बाद होगा इंडिगो। इंडिगो कलर कुछ ऐसा है। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे यार, ख़त्म हो गया क्या? इंडिगो कलर कहाँ पर है बेटा? लेट मी सी, इंडिगो कलर कहाँ पर है? इंडिगो ये वाला कलर होता है, डार्क। हाँ, ये होता है इंडिगो। ये देखा, इंडिगो है। और फिर होता है वायलेट। तो वायलेट कलर का मैं ढूंढता हूँ। वायलेट 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 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो लाइट दिखाता हूँ, ये लो, ठीक है। तो यू कैन सी कि एक वाइट लाइट से 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा, अब क्या होगा? अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर मैं एक वाइट स्क्रीन रखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक वाइट स्क्रीन रखने वाला हूँ, जहाँ पर आके लाइट रेस मुझे दिखेंगी, मतलब जो डिस्पर्स्ड लाइट रेस हैं वो मुझे दिखेंगी आँखों से। तो दिस इज़ नथिंग बट स्क्रीन। ये एक स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, ठीक है। वाइट स्क्रीन क्यों? कि वो बिकॉज वाइट स्क्रीन में सारे के सारे कलर्स हमें को विजिबल होंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई ये विजिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ओके। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा और बेस की तरफ बैंड करेगा। ये ऐसे जाएगा, एक्चुअली ज़्यादा बैंड नहीं करेगा, थोड़ा बैंड करेगा। लाइट यहाँ पर आएगा, फिर ये 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 यहाँ पर आएगा, और फिर ये यहाँ पर आएगा। ओह वेट वेट वेट, थोड़ा सा वेट। ये थोड़ा और ज़्यादा बैंड करना चाहिए, फिर नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे सारे के सारे बैंड करेंगे बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा बैंड करेगा वो होगा वायलेट, ओके। अब हम फिर से इसका कलरिंग करते हैं ना, मज़ा आता है जब कलरिंग करते हैं, तो मज़ा आता है। रेड कलर कहाँ है? रेड कलर कहाँ है? रेड, ये लो, एकदम चकाचक रेड कलर। इसके बाद ऑरेंज। ऑरेंज कलर कुछ यहाँ पर था ना, ऑरेंज, ये एक ऑरेंज। नो, इट इज़ डीप कलर ऑरेंज। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। ये वाला है क्या? अच्छा, ये देता हूँ। नहीं, ऑरेंज कुछ ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ऑरेंज का ज़्यादा डीप होना चाहिए ना। ऑरेंज कलर में ये लेता हूँ, ये परफेक्ट ऑरेंज, देखा, ये परफेक्ट ऑरेंज है ना। इसके बाद अपना येलो। येलो येलो कहाँ है? अच्छा, येलो ढूंढना पड़ेगा ना। तो येलो मैं यहाँ से लेता हूँ, थोड़ा ब्राइट येलो लेता हूँ तो अच्छा होगा। इसका भी ब्राइट है, इसका भी ब्राइट लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद है ग्रीन। ग्रीन कौन सा लिया था? आई फॉरगॉट, डैम, मैं भूल गया मैं ग्रीन कौन सा लिया था भाई। बताओ भाई, ग्रीन कौन सा लिया था? कौन सा ग्रीन होगा ये? अच्छा, लेता हूँ ना, एक लेने से तो हो जाएगा ना। ये लो भाई, इसको भी तो चेंज कर देता हूँ कलर को। फिर अपना लाइट ब्लू, अपना लाइट, नहीं नहीं नहीं, ये लाइट ब्लू नहीं था, ये लाइट ब्लू नहीं था, हाँ ये वाला लाइट ब्लू था। इसके बाद अपना इंडिगो कलर। इंडिगो कलर कहाँ लिया था मैंने? यहाँ पर लिया था क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं लिया था मैंने, यहाँ पर नहीं लिया था, ये वाला लिया था शायद हाँ ये लिया था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द पर वायलेट। हाँ ठीक है। सो नाउ अब हमें एक वाइट स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब तुम एक वाइट लाइट के बीम को पास करोगे ग्लास प्रिज्म से, तो तुमको यहाँ पर अगर तुम एक वाइट स्क्रीन को रखोगे तो तुमको ये सातों के सातों कलर्स दिखेंगे, मतलब रेनबो दिखेगा सिंपली। तो सबसे ऊपर है अपना रेड, फिर अपना ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन,
फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। और इस सब को हम एक साथ क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इस सब को हम एक साथ कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। क्लियर है? अब इसका कॉज क्या है? ये होता क्यों है भाया? इसके होने का कारण क्या है भाया? ये बताओ भाई। अच्छा बताते हैं। तो देखो इसका कॉज लिखो, कॉज। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन है द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम, बट इन रिफ्रैक्टिंग media like glass, water, etc., lights of different colors travel with different speeds. The speed of violet color is the least, while the speed of red color is the largest in glass. As a result, the refractive index of a glass is largest for violet color and least for red color. So, the violet color of deviated most, while red color is deviated least. Other colors are deviated by intermediate angles. So, different component colors of white light gets dispersed on passing through a glass prism. तो देखो क्या समझाया गया कि देखो लाइट रेस जो है डिफरेंट कलर्स का, उनका जो स्पीड है वो हवा में और वैक्यूम में सेम ही रहता है। सी कांस्टेंट है सारे के सारे कलर्स के लिए। विबज्योर के लिए सी कांस्टेंट है, मतलब उनका स्पीड हवा में या फिर वैक्यूम में एकदम कांस्टेंट, सबका सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन जब वो किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडिया, मतलब ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उसमें जब वो एंटर करते हैं तब डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड से चलने लगता है भाई। विबज्योर में डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट कलर्स जब रिफ्रैक्टिव मीडियम में घुसते हैं तो डिफरेंट स्पीड से चलने लगते हैं। ये सबसे स्लो चलता है और रेड कलर सबसे फास्ट चलता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स। द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज़ द लीस्ट, एज मैंने बोला वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है और जो रेड कलर का स्पीड होता है सबसे ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट फॉर वायलेट कलर। अभी मैंने आपको चैप्टर 9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जिसका n इक्वल्स टू c/v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो अगर v कम हुआ तो n ज़्यादा होता है। रीज़न क्या? दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यू नो दैट, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट रे इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज़ लेस तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो अभी क्योंकि वायलेट का स्पीड कम है तो उसको लगेगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर हुआ। और क्योंकि रेड का स्पीड ज़्यादा है तो उसको लगेगा भाई कि ग्लास का, मतलब अभी जो ग्लास है, वाटर है, ये जो मीडियम है प्रिज्म, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है भाई, ठीक है। तो दोनों को दो तरीके के ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। किसी को लगेगा भाई ओ बाप रे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तगड़ा है इसका, और किसी को लगेगा भाई कुछ भी नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम है ना। इसीलिए लाइट डिस्पर्स होता है। सो देखो एज ए रिजल्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट फॉर वायलेट कलर एंड लीस्ट फॉर रेड कलर। सो द वायलेट कलर डेविएटेड मोस्ट वाइल रेड कलर डेविएटेड लीस्ट। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब क्या? बेंडिंग ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब बेंडिंग ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और ज़्यादा रिफ्रैक्शन मतलब क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जिसका स्पीड कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा डेविएट करेगा, डेविएट्स मोस्ट, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा इस डायग्राम में वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, लेकिन रेड कलर उतना ज़्यादा डेविएट नहीं होता। देखो वायलेट कलर बेस के बहुत पास है लेकिन रेड कलर उतना पास नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो और एक बात यहाँ पर
वाइल रेड कलर डेविएटेड लीस्ट। अभी रेड कलर का स्पीड ज़्यादा है, रेड कलर का स्पीड ज़्यादा, तो उसको लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट भी कम है। तो डेविएट मतलब क्या, बेंड ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, डेविएट्स लीस्ट, कम बेंड होगा, ठीक है। सो अदर कलर्स आर डेविएटेड बाय इंटरमीडिएट एंगल्स, और बाकी के एंगल्स, बाकी के कलर्स जो है उनका जो डेविएशन का एंगल है वो रेड और वायलेट के बीच में है। सो डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ वाइट कलर गेट डिस्पर्स ऑन पासिंग थ्रू। देखो अभी मुझे बताओ, अगर भाया इन सब का डेविएशन वाला एंगल अगर सेम होता तो क्या तुमको अलग अलग चीज़ें दिखते, क्या तुमको अलग अलग कलर्स दिखते, क्या नहीं दिखता, तुमको एक ही लाइट रे जाता हुआ दिखता। क्यों भाई, बिकॉज मान लो कि लाइट रे का सपोज यहाँ पर हमने एक प्रिज्म ड्रॉ किया, ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन सपोज यहाँ पर 30 डिग्री से, ठीक है। तो सबका अगर 30 डिग्री हो गया तो रेड लाइट भी क्या करेगा, 30 डिग्री एंगल से डेविएट करेगा, येलो लाइट भी क्या करेगा, 30 डिग्री से डेविएट करेगा, ग्रीन लाइट भी क्या करेगा, 30 डिग्री से डेविएट करेगा, ब्लू कलर भी क्या करेगा, इससे 30 डिग्री से डेविएट करेगा, इंडिगो कलर भी क्या करेगा, 30 डिग्री से डेविएट करेगा, वायलेट कलर भी क्या करेगा, 30 डिग्री से डेविएट करेगा। मतलब सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर हो जाएगा, तो हमें रेनबो तो दिखेगा ही नहीं अगर सारे के सारे डेविएशन के एंगल सेम हुए तो, है ना। इसीलिए क्योंकि डेविएशन का एंगल बराबर नहीं है सबका, तो ये कुछ एंगल बनाकर डेविएट कर रहा है, तो एंगल रेड कलर कुछ डेविएट कर रहा है, ऑरेंज कलर कुछ डेविएट कर रहा है, येलो कलर कुछ डेविएट कर रहा है, ग्रीन कलर्स कुछ डेविएट कर रहा है, ऐसे करके हमें डिफरेंट कलर्स देखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट रेस, मतलब कलर, गिवन कलर, एंड ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये बस था इसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट तक, आज मैं रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, वाइट लाइट बता दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।